राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 29 मई यानी कि गुरुवार को गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत केंद्र शासित प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर शाम 5 बजे ऑपरेशन शील्ड नामक नागरिक सुरक्षा अभ्यास यानी कि मॉक ड्रिल होगी। यह मॉक ड्रिल संभावित युद्ध या फिर आपदा की स्थिति में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को परखने के लिए की जाती है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि कल पंजाब में कोई मॉक ड्रिल नहीं है। सूबे में 3 जून को यह अभ्यास होगा। अब मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों का अभ्यास भी होगा, जिसमें नागरिक, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन और कैपेसिटी को परखा जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस अभ्यास को सफल बनाने के लिए जिलों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में भी गुरुवार को आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत एक नागरिक सुरक्षा अभ्यास होना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर के कहा है कि यह तैयारी एक कार्यक्रम है। लंबे समय तक इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुए हैं। 1971 के बाद से मॉक ड्रिल हुई ही नहीं है। तनाव के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस तरह की मॉक ड्रिल जारी रहनी चाहिए। लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह अच्छा है और आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो मॉक ड्रिल होनी है इसके क्या मायने हैं, इससे लोग कितना जागरूक होंगे। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो गृह मंत्रालय इस प्रकार के कार्यक्रम वो चलते रहते हैं क्योंकि लंबे समय के बाद ये हमारे प्रकार के कार्यक्रम नहीं हुए थे। मेरे ख्याल से ये तब हुए थे जब कोई 71-72 की लड़ाई हुई थी, उस समय ये कार्यक्रम, उसके बाद ये सारा का सारा रुका हुआ था और अब ये निर्णय लिया गया। ये तो हम ही ने निर्णय लिया था। हमारी जो बड़ी बैठक थी जब ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर तनाव चल रहा था, उस तनाव के अंदर हमने निर्णय लिया था कि ये मॉक ड्रिल के कार्यक्रम ये वैसे भी अवेयरनेस के लिए ये चलते रहने चाहिए। सिविल डिफेंस कमेटीज़ हैं, उस सिविल डिफेंस कमेटी के अंदर ये कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। उसके लिए क्योंकि समय समय के ऊपर ये कार्यक्रम चलते रहें तो अच्छा है, इससे लोग भी, आम नागरिक भी जागरूक। तो मॉक ड्रिल जैसा कि आपको पता है कि एक तरीके की सुरक्षात्मक तैयारी होती है, यानी कि जब भी आपातकालीन परिस्थितियां बने तो उसमें किस तरह से निपटना है। जो रिस्पांस टीम्स हैं वो किस तरह से काम करेंगी, अलग अलग जो विभाग हैं उनका कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, इसलिए इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो रही हैं। और मॉक ड्रिल इसके पहले भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 71 के बाद से अगर आप देखेंगे तो फिर इस तरह की मॉक ड्रिल्स नहीं हुई है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने ज़रूर देखा कि ये एक्सरसाइज की गई थी और अब इसको आगे कंटिन्यू करने का फैसला सरकार ने किया है कि जो भी स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी है कि विभागों के बीच में या सिविल डिफेंस की जो टीम है उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से रहे और किस तरह से आपात स्थितियों में सभी को मिलजुल करके इन स्थितियों से निपटना है, उसके लिए एक तरह की ये तैयारी है। तो कल आपको बता दें कि इसको ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया है। मॉक ड्रिल ही ये रहेगी और इसके क्या मायने हैं आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है जो कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर है, कल हरियाणा में भी ये मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन इस मॉक ड्रिल से क्या कुछ निकलेगा और इस मॉक ड्रिल की आवश्यकता क्यों है, आज इसको समझते हैं। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विधु रावल जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ललित अरोड़ा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कमांडर भूषण दीवान जी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कमांडर भूषण दीवान जी, बहुत स्वागत है आपका। और विंग कमांडर रिटायर्ड सत्येंद्र दुग्गल जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ। सत्येंद्र दुग्गल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि मुद्दा आज थोड़ा जुड़ा हुआ है मॉक ड्रिल से। कैसे इसको हम लोग देखें और थोड़ा सा अगर आप इसको बता पाएं, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग ये बार बार देख रहे हैं और ये कहा जा रहा है लगातार कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ एक तरीके से पॉज है, ये लगातार जारी रहेगा। ये जो मॉक ड्रिल हो रही है, क्या इसको हम इसी संदर्भ में देखें या इसके कुछ और मायने हैं? इस तरह की मॉक ड्रिल्स की आवश्यकता क्यों है, इसको कैसे देखा जाए? सत्येंद्र दुग्गल जी। एक तो ऑपरेशन सिंदूर है जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसे हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसे हम इमरजेंसी या आपदा कहते हैं जी। जब हम आपदा कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं या लड़ाई का माहौल कहते हैं तो उसमें एक तो सरकार की भूमिका होती है। सरकार की भूमिका ऐसे होती है कि वो तीनों सेनाओं को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को और अपने जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, एनआईए है, अपना जो जासूसी तंत्र है उसको तैयार करें जी। इसमें सबसे अहम रोल जो होता है वो जनता का भी होता है, जो हम इग्नोर कर जाते हैं। तो ये जो सिविल डिफेंस की एक्सरसाइजेस होती हैं, आपदा प्रबंधन वाली होती है, क्योंकि एक तरह की आपदा वाली बात है ये, तो उसमें नागरिकों को जागरूक करने के लिए और सबसे बड़ी बात
नागरिकों को इसमें सहभागी बनाने के लिए इस तरीके की ड्रिल्स होना जरूरी है। अदरवाइज जनता जिसके लिए कि सेना रक्षा कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लड़ रहे हैं, राजनीतिक जो हमारा डिस्पेंसेशन हाईएस्ट है वो इसमें इन्वॉल्व है, जनता इससे अलग ना रहे, वो सिर्फ समाचारों तक निर्भर ना रहे, वो सिर्फ ये ना सोचे कि ये किसी और का काम है। नहीं, लड़ाई लड़ना, आपदा में पार्टिसिपेट करना, इमरजेंसी में पार्टिसिपेट करना, उसका ये काम है कि वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करे। हमें ये इस परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखना चाहिए कि सरकार भी कर रही है और उसको जनता को भी इन्वॉल्व भी कर रही है। अब जैसे हरियाणा में कल जो है वो ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जाएगा, ये एक्सरसाइज की जाएगी। जी जी। इसमें जैसे जो कुछ बातें जो आर्मी में जो फॉलो करती हैं, दैट वी शुड ऑलवेज बी ऑन टोज। The more you bleed in peace, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. इस तरीके की जो बातें जो आर्मी में यूज होती हैं, डिफेंस में यूज होती हैं, उसी चीज को हम ट्रांसलेट करते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल तो नहीं कह सकता, लेकिन हमें अच्छे एग्जांपल लेना चाहिए। अब हम इसराइल को देख लें, वो जो उनके जो सरकार है, उनकी जो सेना है, वो हमेशा ऑफेंसिव तैयारी के साथ रहती है, और साथ में जनता भी जब भी जरूरत पड़ती है वो जनता को भी साथ में। अब हम कई चीजें जो अब नायब सिंह सैनी साहब की बात में सुन रहा था, कितनी सही बात कर रहे थे, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जी जी। और 1971 के बाद में एक जनरेशन चेंज हो गया बिल्कुल। लोगों को इनके बारे में पिक्चरों से पता लग रहा है, फिल्म से पता लग रहा है, जो कि एक बड़ी गलत चीज कई बार पेश कर देते हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट कहां है? उनका सिर्फ इन्वॉल्वमेंट ये नहीं है कि टिकट लेके फिल्म उसमें स्टूडियो में जाके और पिक्चर देखना, नहीं, उनको पार्टिसिपेट करना है। सिविल डिफेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो डिपार्टमेंट है, इसको हमने अलाइव कर दिया। आप देखिए चंडीगढ़ में, जहां मैं रहता हूं फरीदाबाद में, जहां पे आपका न्यूज चैनल बहुत ज्यादा संख्या में देखा जाता है, कितने जरूरत से ज्यादा लोग मोटिवेट हो गए इनको कि इन्वॉल्व हो गए वो इस तरीके से। हमको वो जज्बा, वो जो जुनून है, हमको वो ढाई डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये सिचुएशन जो ऐसी है जहां पर कि हम पाकिस्तान से तो प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन परोक्ष लड़ाई जो है, जो एक ऐसा प्लेयर है चाइना के रूप में, तुर्की के रूप में, जो कि सामने आ गया है, ये हमारे लिए हमेशा डेंजर बना रहेगा। इसके लिए जनता को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, तो हम उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। बिल्कुल। कमांडर भूषण दीवान जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि दुग्गल जी ने बहुत स्पेसिफिकली बताया कि क्या इसकी आवश्यकता है। हाँ आयुष जी, मैं बताना चाहता हूं, स्वर्गीय जनरल रावत कहा करते थे 2.5 फ्रंट वॉर। क्षमा करें, मैं इसको 4.5 फ्रंट वॉर कहता हूं अभी जी। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और पूरा 7500 किलोमीटर का समुद्री सेना तट, बार बार चीन आ रहा है। हम ऐसे ही घिरे हुए हैं, ऐसे ही घिरे हुए हैं, और आने वाले समय में ऐसा आएगा सामने। आना प्रभु करे ऐसा ना हो, पर ऐसा आएगा अवश्य चीन की वजह से, जैसे इजराइल के ऊपर अटैक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, हम हमेशा कहते हैं इजराइल छोटा सा देश, 2 मिनट में अगर जेट प्लेन जाए, 2 मिनट में इस बाउंड्री से उस बॉर्डर तक खत्म हो जाता है जी। तो क्यों हम कहते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग हो? मिलिट्री ट्रेनिंग तो दूर की बात, कम से कम यहां से शुरू तो करें आप, इन्वॉल्वमेंट पे तो हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये दुग्गल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इन्वॉल्वमेंट की बात। नंबर 2, आप देखिए जब युद्ध होता है तो जो हमारे लोग मरते हैं, मरेंगे युद्ध में, मरते हैं, बड़ी अफसोस की बात होता है, ये कड़वा सच है। जब मरते हैं तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है। जी जी। तो मैं सिविलियन अगर हूं, मुझे भी मरना नहीं है, मैं बैंक का एम्प्लॉय हूं, मुझे भी कायम रहना है, तो इसलिए भी लड़ना है। खुद को बचाएंगे तो अब देश को बचा रहे हैं। और ये मैं बता रहा हूं आपको, नंबर 1। नंबर 2, ये दुश्मन को भी एक सिग्नल है कि हमारा जो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, खुद की तैयारी भी और बाहर की तैयारी भी। मैं ओरिजिनली सोनीपत का ही हूं, तो हरियाणा का तो मुझे बहुत प्रेम और प्यार है हमारा। तो क्यों रगों में जोश है हमारे, जो हमारी देखें आप, हमारी पुश्तें लड़ाकू रही हैं, तो ये चीज को हम कायम रखना हमारे लिए एक कंपल्शन हो गया है। क्यों हम भी इजराइल की तरह घिरे हुए हैं। जी जी, और कंपल्शन है, इसलिए आप कह रहे हैं कि इस तरह की जो ड्रिल्स हैं उसकी आवश्यकता है। विदु रावल जी, आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये हम लोग लगातार सुन रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अब ये भी बात आई कि ये मॉक ड्रिल होनी है, जो भी हमारे बॉर्डर वाले स्टेट हैं, हरियाणा के अंदर ये कल ही होना है। कैसे इसको देखा जाए, क्या मायने हैं इसके? आयुष जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को।
और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं, 2 बहुत डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, उनको भी विनम्र नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी जी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वी नो दैट वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। हम लगातार ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कॉन्टिन्यूस है, केवल पोज किया गया है। और इस दौरान जो है इट इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं अपने सिविलियन डिफेंस जो स्ट्रेटेजीज हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिविलियन डिफेंस की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकते हैं, और साथ साथ अपना जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, यानी आपात समय में हमारा किस प्रकार से हमारी प्रतिक्रिया रहने वाली है, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो कर कर एक तरह से ड्रेस रिहर्सल कर सकते हैं। साथ साथ जो हमारा जो सिविल इवैक्यूएशन के प्रोसेसेस हैं, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स जो हैं, उनमें खासतौर पर हमने देखा कि मोटार शेलिंग हुई है और बड़े बोर से जो है पाकिस्तान ने लगातार हमें फायर किया। तो हम जानते हैं कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहने वाला है। पाकिस्तान बाज आ जाएगा ऐसा कोई लगता नहीं है, कोई ऐसा दावा नहीं करता है। और खास तौर पर भारत ने भी जिस प्रकार से अब एक आक्रामक रुख अपनाया है, वो पिछला जो समय था उसको हटाकर अब ये तय किया है कि हम जो है प्रोएक्टिवली और प्यूनिटिव एक्शन लेंगे। हम हर चीज का जवाब देंगे। अब हम यहाँ पर बैठकर डोजियर और केवल लव लेटर नहीं भेजेंगे जैसे पूर्ववर्ती सरकारों के समय होता था। अब ये नया भारत है, ये मोदी के समय का भारत है। ये घुसकर मारता है और घुसकर भी ऐसा मारता है कि नाजिर बन जाता है। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा मिलिट्री सक्सेस रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि स्लेबाई में जिस प्रकार से कुछ दिनों में दुनिया भर के अंदर जो है डिफेंस फोर्सेस जो है इन 3-3.5 दिनों का जो ऑपरेशन रहा है, इसकी डोमिनेंस जो भारत की मिलिट्री डोमिनेंस रही है, इसको जरूर जो है सोल्जर्स को पढ़ाएंगे। अलग अलग देशों के जो सोल्जर्स हैं वो देखेंगे किस प्रकार से हमारे डिफेंस ने कोई भी, हमारे S-400 हो, हमारा आकाश हो, आकाश तीर हो, MRSAM हो या शिखा हो, अलग अलग LM-70 है, इस प्रकार के हमारे किसी भी जो हमारे डिफेंस थी उसने वहां से कुछ आने नहीं दिया। और हमने जहां चाहा वहां जाकर हमारे ब्रह्मोस ने हिट किया। हमारे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थे उन्होंने, यानी कि ड्रोन्स वगैरह थे, हमने उनके अपने ड्रोन से भी उनके एयर डिफेंसेस को ब्रीच भी किया, उनको हिट भी किया, अपने टारगेट पर बिल्कुल प्रिसाइज जो हमने हमले किए हैं। ये मुझे लगता है कि ये मिलिट्री इतिहास में पिछले 100-150 सालों में इतनी बड़ी मिलिट्री डोमिनेंस कभी किसी ने नहीं देखी थी। ये ग्लोरियस लेटर्स में जो अंकित हो गया भारत का जो शौर्य था, इसको जो है इसके बाद जरूर बौखलाया हुआ, लड़खड़ाया हुआ पाकिस्तान, प्रोवोक्ड बाय चाइना, जो कि चीन चाहता है कि पाकिस्तानी ब्लड जो है वो बहे, चीन वेपन्स दे और खून जो है पाकिस्तान का बहे और भारत उसको पीटे और भारत एक वॉर में जाए। तो मुझे लगता है कि ये सब एक रेसिपी है, एक रेमेडी इस प्रकार की कि एक कोई भी हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से ना बाज आते हुए और बौखलाए हुए तरीके से वो भारत पर कोई स्ट्राइक करेगा। और वो कोई भी स्ट्राइक करे, चाहे वो टेररिस्ट स्ट्राइक हो, चाहे उनकी प्रोक्ष यानी कि मिलिट्री वाली स्ट्राइक हो। अब तो हम स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर में फर्क करना बंद कर दिया हमने। हम हर स्ट्राइक को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नया डॉक्ट्रिन बताया वो ये बताया, एवरी टेररिस्ट अटैक विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो कोई भी प्रकार का कोई हो तो हमें उस समय में क्या हमारे सिविलियन जो डिफेंस है वो कैसा रहना चाहिए, उसको हम जो है एक मॉक ड्रिल के जरिए करेंगे। इट इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। और हमने पीछे देखा कि जब युद्ध काल के समय 9 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर और फिर 10 तारीख को अंबाला के अंदर जब वहां के जो डीएम्स थे या डीसीज थे, उन्होंने जब ये कहा कि सिविलियन डिफेंस के लिए लोग जो है 18 साल से बड़े युवक और युवती बाहर आए, तो कितनी बड़ी संख्या में नागरिक निकल कर आए। ये देशभक्तों की जो हमारी नागरिक स्ट्रेंथ है वो भी निकल कर आई है और उसकी प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट करने का ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। ललित जी, कैसे देख रहे हैं ये जो ऑपरेशन शील्ड या हम लोग मॉक ड्रिल देखें, ये जो तमाम बॉर्डर स्टेट में होने वाला है, क्या मायने इसके समझ में आते हैं? ठीक है, एक रिएक्शन तो जरूर मैं दूंगा कि हमारे साथी भी कह रहे थे भाजपा से कि पिछली सरकारों में लव लेटर लिखे गए। हमारे साथ में कमांडर भूषण जी हैं, सतिंदर दुग्गल जी हैं, हमारे वहां पे हैं, फौजी हैं, एक्स फौजी होंगे या तो या वर्किंग है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक्स फौजी 48, 71, 65, 99
जरा विधु रावल जी इतिहास पढ़ लें, और नहीं तो फौजी साहब से पूछ लें कि ये हमारी ही सरकार थी और क्या किया था। हमने लव लेटर नहीं लिखे, हमारी फौज लड़ी थी। लेकिन बात वही है कि मोदी जी कहते हैं मेरी गोली से मरेंगे, हमने सेना की गोली से मारे थे। जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या है मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल का मैं अपना एक उदाहरण देना चाहूंगा। 65 वार में तरन तारण में थे हम, तो वहां पे मॉक ड्रिल नहीं की गई थी और जालंधर में चल रही थी। तो उस दौरान में 6:30 बजे शाम के टाइम एक किसान ने लालटन लेके दूध निकालने लगा और तुरंत वहां पे बम फेंका गया और वो भैंस और उस बेचारे किसान की मृत्यु हो गई थी। तो हमारे फादर ने कहा कि भाई यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने एआईजी साहब को बोला और हमें जालंधर भेजा गया। और एक और बात छोटी सी, जालंधर में एक स्पाई पकड़ा गया। तो उससे पूछा कि भाई जालंधर में तो आपने कोई एयर अटैक नहीं किया। उसने बोला कि जालंधर कैंट पे एक फवारा बन रहा था काफी ऊंचा, तो हमें लगा कि ये कोई इन्होंने एंटी गन रखी हुई है। मेरा मतलब है कि अगर हम इस तरह की ड्रिल्स करते हैं तो ये प्रिपेयर्डनेस ऑफ वार के टाइम है कि हमने उस समय क्या बिहेवियर करना है। इट इज सेंसिटाइजिंग द पीपल। देखिए, संभावित आतंकी खतरा भी रहता है, ये नहीं कि सिर्फ यही अटैक है कि आर्मी अटैक करेगी। आर्मी, दूसरी चीज ये कि जम्मू फ्रंटियर पर शशांक आनंद ने क्या कहा है, हमारे जो आईजी है वहां पे, कि सीमा बल से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपनी चौकसी में कोई कमी नहीं आने दी है। लेकिन उन्होंने इशारा किया है कि घुसपैठ की कोशिशें हैं, यानी। और उसके अलावा 27 और 28 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है कि जो है उन्होंने 4 मेन बातें कही कि गोली खाओ या रोटी खाओ, ऐसा कुछ बोला कि या तो रोटी शांति से खा लो या गोली खाओ। एक बहुत बड़ी थ्रेट परसेप्शन पाकिस्तान के लिए है। अगर वो इसको थ्रेट परसेप्शन मानते हैं, मैं इसको मानता हूं, हमारी पार्टी को भी मानना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने इस भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया। उसके अलावा उनके 1-2 वक्तव्य और भी है, जिसका मतलब यह है कि उनके ऊपर एक बहुत दबाव है, स्वयं का क्रिएटेड दबाव भी है कि यार हम इनको जो है कहते हैं कि हम आतंकवादियों को मार रहे हैं और आप हमारी जो आम जनता है उसको अटैक कर रहे हो। तो ये एक शोक किसी भी प्रधानमंत्री को हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे किसी ने कहा कि क्या युद्ध की स्थिति है। देखिए, युद्ध की स्थिति में तो मॉक ड्रिल होती हैं, अदरवाइज क्यों होंगी। युद्ध का खतरा बना हुआ है क्योंकि ऑपरेशन हमने बंद नहीं किया। पाकिस्तान ईरान के माध्यम से हमें जरूर संदेश भेज रहा है क्योंकि उनको जल की चिंता है कि हमारा जल हमें मिल जाए। हमें जल की चिंता नहीं, हमें अपने थल की चिंता है। आप हमारे यहाँ घुस के मार जाते हो, आतंकवादी कार्रवाइयां करते हो, हमें आप दे दो ना। प्रधानमंत्री के पास 58 लोगों की कोई लिस्ट है या 60 लोगों की है, वो उन्होंने उनको कहा है ये इनको दे दो, हमें तुम्हें युद्ध से क्या करना है। आप वो लोग नहीं देते, यानी इसका मतलब ये हुआ ना कि जो डिक्लेयर्ड आतंकवादी हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आतंकवादी डिक्लेयर है, आप उनको उसके ऊपर कोई काम नहीं करना चाहते। अभी आपने 1-1 करोड़ रुपया सभी को दिया, यानी वो दोबारा रीग्रुपिंग कर लें। कुछ ना कुछ थ्रेट परसेप्शन हमारे पास है। अब बात आई चाइना की या पाकिस्तान की या रशिया की। देखिए, आज समय आ गया है, आप विश्वास करें या ना करें, हमें एशिया में कोई नेटो की तरह ग्रिड बनाना पड़ेगा अपने रेफरेंस भूल के, क्योंकि अमेरिका ने तो हमें व्यापार की मंडी बना लिया है। एक बहुत बड़ी मार्केट हमारे पास है, एक बहुत बड़ी मार्केट जो है पाकिस्तान के पास है, और जब तक हम लड़ेंगे हथियारों की तो मार्केट है ही, उसके अलावा उनके सामान की भी है। आज वो इतने डॉलर्स क्यों खर्च कर रहे हैं। देखिए, चाइना डॉलर इकट्ठे कर रहा है, अमेरिका डॉलर खर्चे कर रहा है। पेट्रोलियम उन्होंने अपने कुओं में और अपनी रिफाइनरी में स्टोर कर रखा है, बहुत ज्यादा, सारा गल्फ का पेट्रोल वो ले गए हैं। हम एशिया को एक युद्ध का स्थल बनाना चाहते हैं इस युद्ध से, ऐसा नहीं है। हमें अगर आज अटैक नहीं करेंगे, आज युद्ध की स्थिति को नहीं निपटेंगे, मैं कोई वॉर मॉन्गर नहीं हूं, मुझे पता है बहुत से हॉस्पिटल बनाने पड़े नहीं है हमारे पास, उतने रक्त बैंक नहीं है, उतने पुलों को बनाने के लिए नहीं है, रेलवे लाइनों के लिए नहीं है। लेकिन इस डर से या न्यूक्लियर डेटरेंट से कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर है, हम रोज डर कर मर कर नहीं जी सकते। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बड़ी जरूरी है। और मैं ये कहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अकेला लड़ रहा है, लेकिन हमारे साथ में कौन आया। तो जब हमें लड़ना ही खुद अपने आप है, तो फिर आज ये मौका है ना कि या तो पाकिस्तान बंद कर देगा। देखिए, पानी बंद करने से उन पर दबाव है, लेकिन आतंकवादी कार्रवाइयां, जब ये युद्ध विराम हुआ 3 घंटे बाद हमारी चौकियों पर अटैक हुआ था, और अब भी छिटपुट घटनाएं हो रही हैं।
तो अब जैसे हमारे अटल जी ने भी एक बार कहा था, आर पार की लड़ाई हो, फिर अमेरिका ने इंटरवीन करते, जो भी था, आज हम अमेरिका का जो हमारे ऊपर दाग लग गया है, मोदी साहब उसको भी हटाना चाहेंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं ये स्थिति नहीं थी, और अमेरिका बारंबार 8 बार कह चुका है कि नहीं, हमने वार रुकवाया है। तो आज ये मौका है कि बेटा फिर बाहर नहीं ठीक है, लेकिन ललित जी अब ट्रंप जी की बात का क्या कहेंगे भाई? वो तो दिन में सुबह कुछ और ट्वीट करते हैं, दोपहर को कुछ और कर देते हैं, रात में कुछ और कर देते हैं। खैर उस विषय पर नहीं जाते हैं। जवाब देना नहीं है, उनको जवाब देना है ना भाई। नहीं बिल्कुल भारत जवाब देगा, भारत उस स्थिति में है कि वो जवाब देगा बिल्कुल। भूषण दीवान जी ठीक है, इस चर्चा को यहां से थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। भूषण दीवान जी, मुझे अभी बताया गया आप शायद 8:30 बजे तक ही मेरे साथ हैं, सीमित समय है, मैं आपको समय इसीलिए दे रहा हूं। भूषण दीवान जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जो आपने कहा कि ये 4 फ्रंट वॉर हो जाएगा या इससे ज्यादा हो जाएगा या हमको और चुनौतियों से भी निपटना पड़ सकता है, क्या ये एक्सरसाइज, ये तो सिर्फ उसका एक पार्ट हुआ ना कि आप भाई सिविल डिफेंस को एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन और क्या फिर तैयारी होनी चाहिए भारत की अगर इस तरह से हमको 3-4 फ्रंट पर एक साथ लड़ना पड़ेगा तो? जनाब आयुष जी, ये तो शुरुआत है। इस डिसिप्लिन में तो हम लोग पढ़े हैं। हम लोग सोचते हैं फौज आके बचाएगी, पुलिस आके बचाएगी, पड़ोसी बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदू भगाए जा रहे हैं मार मार के, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए आप, पार्लियामेंट की जो है स्टेटमेंट है 2016 की, 2.5 करोड़ इलीगल मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। और जब एनआरसी लागू होती है तो कई लोग कहते हैं, कई पार्टियां कहती हैं नहीं मुसलमानों पे सरकार जबरन कर रही है, एनआरसी मत करो, ये सब बातें करो। क्यों? मुझे अपनी कुर्सी बचानी है। इनको मेरे 500 में, 1000 में इलेक्शन कार्ड दिलवा दिया जाता है और इनकी वोट बैंक क्रिएट किया जाता है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही हमारी इंडिया जो है एक सॉफ्ट स्टेट है, हम हार्ड स्टेट नहीं है। और हार्ड स्टेट नहीं बनेंगे तो पाकिस्तान, चीन, हर कोई खेलेगा हमारे साथ और हर काम फौज नहीं कर सकती। आप समझ लें इस बात को। जब घर का भेदी दुश्मन पड़ा हो तो अभी तो 2.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ तो 2016 में बताया था पार्लियामेंट से, अब तो 6 करोड़ हो गए होंगे। और वो कई PIL लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में 2016 का, उसमें लिखा है 5 करोड़ बैठे हैं इलीगल इमिग्रेंट। अब समझ रहे हैं खतरा? आपको तो हरियाणा में हम देखते हैं क्या होता है, जब हम जुलूस निकालते हैं मंदिर का, देवी माता का, तो जूते, डंडे, एसिड बम, फायरिंग, पत्थर सब पड़ते हैं। तैयारी है, ये खतरा नहीं है। हम बस शुरुआती बनते नहीं बेटी बेटी बातें करते हैं, भाई 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 भाई, हर कोई भाई भाई नहीं ना भाई। जो स्लीपर सेल है, ये बीजेपी की बात नहीं है, ये देश की बात है। हर चीज को पॉलिटिक्स में न डाल दें हम, तो ये कौन, सारी जगह आर्मी आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी कि 14 लाख आर्मी कितना करेगी? मैं बता रहा हूं ये माइंडसेट, मिलिट्री माइंडसेट, सेल्फ डिफेंस माइंडसेट, रोटी कपड़ा मकान, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ियां, ठीक है, तो बचोगे नहीं, कौन करेगा? 14 लाख। भूषण दीवान जी देखिए, ये इंटरनल थ्रेट वाली बात जो आपने कही वो मुझे लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर जरूर गौर होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग इसको वैश्विक परिदृश्य में भी देखें तो क्या अब हम लोग क्योंकि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जाहिर है कि अब बहुत जल्दी तीसरी भी हो जाएंगे, उसमें बहुत समय नहीं लगेगा, क्या इस वजह से भी ये चैलेंजेस और ज्यादा हैं भारत के सामने? और अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से रहा और कौन किस स्थिति में था और कौन क्या कह रहा था, वो वर्ड्स बड़े महत्वपूर्ण थे। क्या इसलिए ये चैलेंज और बढ़ रहा है भूषण दीवान जी? बिल्कुल आयुष जी, जब पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी आ जाती, लाल घर के पीछे खड़ी हो जाती सामने, तो जेलसी बढ़ जाती है। और जेलसी छोड़ दीजिए, जब देखा चीन इतना बढ़ गया, अमेरिका दबा रहा है, हर कोई दबा रहा है हमें। अब सोर्स कोड नहीं दे रहा राफेल तो हमारा बड़ा घनिष्ठ दोस्त था, तभी हमने कहा आत्मनिर्भर खुद करेंगे। ठीक है, मैं TCS में रहा हूं, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं। सोर्स कोड का जब एग्रीमेंट में नहीं होता, मिलता नहीं है, कोई देता नहीं है। अमेरिका ने भी F-16 का सोर्स कोड दिया नहीं है पाकिस्तान को, वो बड़ा मुश्किल काम है। और हम एग्रीमेंट में कुछ भी लिखवा दें, मैं आपको बताऊं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब इनसे हम लेते हैं आर्मामेंट्स, तो ये लोग लिखवा, कुछ भी लिख दो, ये मानते नहीं है, बाद में मुकर जाते हैं। क्या करोगे? किसी उनको छोड़ के कहीं और जाओगे? मेरी एक मोटर कार रिपेयर करने वाला एक ही आदमी है, तो कहां जाऊंगा उसको छोड़ के? ये होता है। तो मैं कहने का मतलब ये है, 140 करोड़ हम हैं, मैं तो यहां तक बोलता हूं जी, मुझे दुख होता है। मैं बताया, एक चैनल में मैंने बोला है जी, अरे भाई 7 डेलीगेशन जा रही हैं उनको बताने, अरे भाई रूस, यूक्रेन, इजराइल, USA और ये कोई हमें बताने आया है हमने क्या किया है? हम क्यों जा रहे हैं? हम कब ऐसे होंगे कि वो लोग हमारे पास आए? अगर हमने वो बनना है, 140-150 करोड़ आबादी, हर छठा आदमी, 5वां आदमी धरती भारतीय, रोटी कपड़ा मकान के आगे सुरक्षा का सोचो, और सुरक्षा हर एक का काम है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
जो आप तरक्की करेंगे आपको टांग खींचने वाले, मुझे तो ये भी लग रहा है, अब मेरा खुद का आकलन है, हमने ट्रम्प साहब को इतनी छीछा लेदर कर दी, उनके तो छीछा लेदर दुनिया कर रही है, उनके घर में भी कर रहे हैं, हमने इतनी छीछा लेदर कर दी, उन्होंने डोज दी, इंजेक्शन दिया पाकिस्तान को, शुरू कर दो, और चीन ने तो दिया ही है। क्यों? चीन का जब माल पुश निकला तो चीन ने कहा और लो और लड़ाई करो, और चीन तो हमें इन्वॉल्व करके रखेगा। हमने क्यों रोका ऑपरेशन सिंदूर? भाई और इन्वॉल्व होंगे, करोड़ों में आती मिसाइल जनाब, मैं तो कतर की लड़ाई लड़ा हूं, एक 5 ईयर प्लान हट जाता है 15 दिन के युद्ध में, एक पूरा 5 वर्षीय योजना हिल जाता है पूरा। तो इतना महंगा काम है युद्ध लड़ना, और क्यों? हम बाहर से लेते हैं। तो अभी क्या है, जो ये युद्ध चाइना यही लड़ा दे पाकिस्तान के थ्रू, तो हम लड़ते रहेंगे, क्या होगा? हम नंगे हो जाएंगे। जिस राजा की तिजोरी खाली होती है वो राजा युद्ध नहीं लड़ सकता, ये हमारी तिजोरी खाली करने में लगे हुए हैं, हमने इसे रोका। पर अगर फिर से टोपे करेंगे हमारे ऊपर, नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग को जानबूझ करके इसमें कहीं ना कहीं इंगेज करने की भी कोशिश हो रही है वैश्विक परिदृश्य में। अगर हम देखें, चाहे उसको चाइना उकसा रहा हो या उसके पीछे हम यूएस को भी हम मान लें, क्योंकि अब दिख ही रहा है, वो तो बड़ा ओपनली कह रहे हैं इस बात को, तो क्या जानबूझ करके फंसाने की कोशिश के तौर पर है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। टर्की को क्या है, मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना है, और आपको मालूम नहीं है, मैं बता रहा हूं, हमास के लोग मिलने आए पाकिस्तान को, और आपको मालूम नहीं है जो स्पीच दिया आसिम मुनीर ने, बड़ी सैनी साहब ने बताया, जो मोदी साहब ने कहा गोली खाओगे, हर बात में वो मीनिंग होता है। तो अभी भी उसने क्या, आसिम मुनीर ने क्या कहा 22 अप्रैल पहलगाम के पहले, हिंदू मुसलमान गजवाए हिंद वाली बात हो गई कि नहीं हो गई भाई? और ये क्या है, और वो हर ये चीज करेंगे वो आगे। और वो टर्की भी कहे, टर्की ने तो कई सालों पहले कह दिया, हालांकि हम तो क्या है वसुधैव कुटुंबकम, उनका जब भूचाल आता है तो हम सामान लेके पहले पहुंच जाते हैं। और ये तो इनके बड़े पक्के हैं कि दुश्मन शत्रु बोध हमको है नहीं है, इनको पक्का शत्रु बोध है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पूरी दुनिया पर। मैं ये कहता हूं भाई साहब, आयुष जी, हर चुनौती में मौका होता है। अब क्या मौका है? अब देखिए, चल पड़ी हमारी गाड़ी कावेरी इंजन के लिए, नई ब्राह्मोस, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्राह्मोस बनाने के लिए, और नए वारशिप लेने के लिए। खुद हमारी कंट्री जब तक नहीं बनेगी आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, हम खरीदते रहेंगे। अभी भी हम 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आर्म्स हैं वर्ल्ड में। 70% इंपोर्ट होता है हमारा, 70% इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्टर नहीं इंपोर्टर है। तो ये हमने, जब तक इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे हम बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकते। खरीदे हुए दम से आदमी मजबूत नहीं हो सकता। और शुरू हो गया, आपने देखा है, फौज लगाए, और सरकार जो है, जो राजीव गांधी साहब ने, पार्टी की बात नहीं है, 5% जीडीपी का दिया था बजट डिफेंस को उस टाइम, उन दिनों। अभी हमें ऐसा नहीं करेंगे, हम बेल्ट टाइट कस के हम इसमें खर्चा नहीं करेंगे, तो वर्ल्ड पावर छोड़ दीजिए, रहना हमारा वजूद जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। सत्येंद्र दुग्गल जी, क्या इसलिए थ्रेड आपको भी लगता है कि ज्यादा है, भारत के सामने चुनौतियां ज्यादा बढ़ रही हैं जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप इतनी तेजी के साथ बढ़ें। इस स्थिति में भी आप जब अपनी बातों को इतना मजबूती के साथ रखते हैं, तो जब आप 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे तो क्या स्थिति होगी? क्या ये एक बड़ा कारण मानते हैं दुग्गल साहब? डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो है ये, और कोई भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा बंदा जो है वो प्रोग्रेस करे। मैं आपके बात को पीछे लेके जाता हूं। आपने पूछा कि हमें किन फ्रंट पर तैयारी रखनी चाहिए। हम बेसिकली, मैं कई बार इस बात पे खुद भी सोचता हूं, लिखता रहता हूं इस बारे में। मेरे को लगता है 6 फ्रंट पे हमको तैयारी रखनी चाहिए सरकार को। एक तो जो जन चेतना है जो अब हो रहा है, दूसरा इंटेलिजेंस का कोऑर्डिनेशन, तीसरा ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन, चौथा लॉजिस्टिक रेडिनेस या जो हमें आत्मनिर्भरता वाली बात वो, साइबर एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक आउटरीच जो इस वक्त सरकार कर रही है। तो ये 6-7 ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमें ख्याल में रखना चाहिए। अब आप आ जाइए, जो आपने अभी बात पूछी कि क्या दूसरे देश हैं वो हमको इसमें धकेलना चाहते हैं। अब आप ट्रंप की बात कर रहे थे। ट्रंप साहब तो एक तरीके की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं। वो ही वांट्स टू शो दैट ही कैन कंट्रोल एवरीबॉडी। वो उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। उनके बारे में तो अब विद इन 3 या 4 मंथ्स ही उनकी पर्सनैलिटी, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, हर व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। वो किस तरीके से आपके साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो एम्युनिशन हो, ये हमें ख्याल में रखना चाहिए। उनकी अपनी अलग परिस्थिति है। हाँ, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो नहीं चाहते कि इंडिया प्रोग्रेस करे। अब आपकी बात से उन्होंने एप्पल
फोन के मालिक को बुला के बोल दिया भाई आप प्रोडक्शन वहां नहीं करोगे, अगर आप करोगे तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ दूंगा। तो जो आप कह रहे हैं वो सत्य हो गया, वो तो नहीं चाहते, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप प्रोग्रेस करो। उसी तरीके से जो और भी इनकी जो कंपनीज की जो खबरें आ रही हैं, और जिस तरीके से इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो कि हमारे काफी बच्चे, काफी नॉट ओनली बच्चे, हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी कोर्सेज करने जाते थे, वो उसमें भी कर्टेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनको ये है कि वो हमारे यहां से पढ़कर और दूसरे अपनी कंट्री में जाकर वो डेवलप कर रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं है ये एक इंटेलिजेंस। नहीं तो यूएस क्या आपको लग रहा है कि इस मामले में ज्यादा जड़ा हुआ है कि भाई जो गलती उसने चाइना के साथ की थी कहीं वो भारत के परिप्रेक्ष्य में ना हो जाए? और दूसरा ये कि इसका एक पहलू क्या है, ये भी दिखता है कि ऑपरेशन सिंदूर में चूंकि डिफेंस से रिलेटेड या ये जो रक्षा उपकरण बनाने वाले ये जो पूरी लॉबी है, क्या वो लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गई कि कहीं ये ना हो कि भारत कहीं इस क्षेत्र में आगे निकल जाए? इस वजह से भी इस सारी चीजों की बड़ी जल्दबाजी ट्रंप साहब में देखने को मिली। हम बात कर रहे, जैसे हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। आपके प्रश्न में से ही आपका उत्तर आ गया आपका, कि जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, जिस तरीके से हम अभी ये जो हम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम तैयारी कर रहे हैं, एमका प्रोजेक्ट जो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, डीआरडीओ जैसे कि सफेद हाथी कहा जा रहा था, इसरो, एडीए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ये सब इंटीग्रेट होती जा रही हैं। और हम लोगों ने अपने रक्षा के लिए खुद सामान बनाना शुरू कर दिया, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं उन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और उन्होंने हमारे टेक्निकल चीजों के बारे में उन्होंने सर्टिफिकेशन भी शुरू कर दिया कि ये बहुत सही है। तो और तभी तो जो दूसरी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल वो चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो या फ्रांस हो या ग्रेट ब्रिटेन हो या जर्मनी है, जिन्हें कि हम टॉप 5 या 6 बिग कंट्रीज कहते हैं, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन तो रखना चाहते हैं, लेकिन दे कैन नॉट सी इंडिया ग्रोइंग। तो तभी तो वो एक तरफ जो है वो आपको इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पे झोंक रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये तो देख रहे हैं कि आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी ना बढ़े, तीसरा वो आपके प्रोडक्शन, आपके यहाँ जो इंटेलेक्चुअल को कैपेसिटी है उसको आप जो प्रोडक्शन भी वो ना बढ़े। इवन वो यहां तक आ गए कि हमारी यूनिवर्सिटीज में इंडिया के लोग पढ़ने ना आए। वैसे चाइना के लोग सबसे ज्यादा है जो यूएस में पढ़ने जाते हैं, तो एक स्ट्रोक में उन्होंने इंडिया और चाइना को समानांतर एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया ताकि वो लोग यहां ना आए। वो रीजन कुछ भी बता रहे हो, वो कह रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रंप साहब के लड़के को एडमिशन नहीं मिला 2-2.5 साल पहले, तो वो उसमें बदला निकाल रहे हैं। वो जो भी बात हो, अल्टीमेटली वो एक तरीके से कहा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस कोशेंट ना बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और लेकिन इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग रेडी। अभी लिवरपूल यूनिवर्सिटी जो है वो बैंगलोर में एस्टैब्लिश कर रही, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम काउंटर कर रहे हैं, लेकिन काउंटर करते नहीं, करते एक छोटा सा रिएक्शन सत्येंद्र जी मैं चाहूंगा, उसके बाद मैं फिर राजनीतिक चर्चा में जाऊंगा। मुझे ये बताइए कि क्या ये थ्रेट हमारे लिए जो अभी तक दिखता था कि भाई हम चाइना को देखते थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखते थे, लेकिन क्या इस अलाइनमेंट में कहीं यूएस या और जो जिनको हम लोग सो कॉल्ड ये कहते हैं कि डेवलप्ड नेशन है वो भी बैकिंग करेंगे? और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या भारत उसके लिए तैयार है? इस वॉर से दो बातें साफ हो रही हैं धीरे धीरे। एक तो प्रत्यक्ष रूप से आपको पता लगा आपका प्रत्यक्ष शत्रु कौन है, वो तो सामने पता लग रहा है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, चाइना है, तुर्की है। अब आप देखिए परोक्ष रूप से लोग सामने आ रहे हैं, वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आगे ना बढ़ पाए। उसमें परोक्ष रूप में कौन है? उसमें यूएस तो बिल्कुल ही सामने आ गया। उसके अलावा जो फ्रांस है वो चुपचाप करके बैठा है, वो उसका जो एक एयरक्राफ्ट राफेल गिराया गया उसके बारे में हो हल्ला कर रहा है कि वो हमारा जहाज गिर गया, क्योंकि अल्टीमेटली ये वहां से लिंक्ड अप, जो प्रोडक्शन में आता है वहां से लिंक्ड अप है। वहां से उसको ये बोलने की क्या आवश्यकता थी कि इनका राफेल गिर गया इनका? इस तो बात वहां आ जाती जहां से आपने शुरू की कि कुछ तो छुपे हुए प्रत्यक्ष दुश्मन है, कुछ छुपे हुए दुश्मन है जो हमारी इकोनॉमी के लिए आघात पहुंचाना चाहते हैं। वो धीरे 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 अपने आप सामने आते जा रहे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो this is not only a direct war, this is also a proxy war for the economy, for the development of the society in India. तो we need to understand this. इससे ये तो मैं तो कहता हूं कि ठीक है, बहुत ही गलत, मतलब ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है और किस कारण से हो रहा है, एक बड़ी दुर्भाग्य। पर देखिए कि किस तरीके से हम लोगों को चीजें, हमारी आंखें खुल रही हैं, जो हमारी आम जनता को मालूम नहीं था वो हो रहा है। अब राजनीतिक पार्टी को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे कौन कौन दुश्मन है। आम जनता
खुद देख रही है कि हमारे दुश्मन कौन है, कौन हमको हार्म कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल तो सही बस बात है सत्येंदु दुग्गल जी। और जो बात अभी मुझे लगता है भूषण दीवान जी के कह गए कि भाई शत्रु बोध जब तक नहीं होगा तब तक आप कैसे खड़े होंगे, और मुझे लगता है कि बात वहीं पर आ गई है। विदुर रावल जी, क्या हम तैयार हैं, इस स्थिति में हैं? क्योंकि अगर इस तरह से इतने फ्रंट्स पर इंडिया को लड़ना पड़ेगा तो जाहिर है कि ये तो इसका एक हिस्सा मात्र हुआ ना, कि आप इस तरह के एक्सरसाइज को करते रहें, लेकिन उसके अलावा क्या, कितनी तैयारी है? रावल जी देखिए, हमने अपनी तैयारी खूब अच्छे से दिखाई, और हमारी तैयारी से ही जिस प्रकार से सिस्मिक वेव्स जिसको कहते हैं, जब भूकंप आता है तो सिस्मिक वेव्स जो है ट्रेवल करती हैं, हमारी तैयारी मात्र से ऑपरेशन सिंदूर को अगर तैयारी एक परीक्षण ही मान लें तो उस तैयारी मात्र ने जो सिस्मिक वेव्स जो हैं दुनिया भर के इन तथाकथित मिलिट्री सुपर पावर्स में डाल दी, ये आज चर्चा का विषय हो रहा है। हमारे किस प्रकार से एक टेक्टोनिक शिफ्ट हमारी डॉक्ट्रिन में रहा है, और मैं इस पर आऊंगा अभी, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ बात कही थी, उसका जवाब देना आवश्यक है। तो ये निश्चित तौर पर भारत तैयार है, और इन लगभग 11 साढ़े 11 साल में हमने जो कैपेबिलिटीज पैदा की हैं ये अपने आप में अद्वितीय हैं। एक ऐसा देश जिसके रक्षा मंत्री देश की संसद में खड़े होकर माफी चाहूंगा, AK एंटनी साहब ने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते भारत के अंदर। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर चीन जो है दिल्ली तक पहुंच जाएगा। ये 2012 की बात है। 2013 में वही AK एंटनी कह रहे हैं कि भारत के पास जो है अगर युद्ध हो जाए तो 2 या 3 दिन से ज्यादा जो है, या शायद 7 दिन कहा था उन्होंने, कि इतना हमारे पास गोला बारूद नहीं। कांग्रेस भाजपा करोगे? एक मिनट सर प्लीज, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैं अभी तो आप पर जवाब दूंगा। अभी आप कीजिए जो सवाल है उसमें रहिए, वरना मैं भी आपके पक्की हो जाऊंगा। मैं आप कीजिए, आपने अभी तो जवाब दिया। ठीक है ललित जी, ठीक है, 1 मिनट। क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं ठीक है 1 मिनट, ठीक है विदुर रावल जी। क्या मतलब है एंटोनी का 12 बिल्कुल बताऊंगा। आपने लव लेटर का पूछा, वो भी बताऊंगा अभी मैं। अभी बिल्कुल बताऊंगा। 1971 का भी बताऊंगा, 48 का भी बताऊंगा, 65 का भी। ललित जी आप तो ऐसे नहीं है, ललित जी आप ऐसे नहीं है। ठीक है ललित जी एक करके, ठीक है। अब मुझे लगता है कि उनकी अगर कोई आपत्ति तो आप जवाब दीजिएगा ना। 1 मिनट, एक बार उनकी बात आ जाए। ठीक है कहीं और चली जाएगी। ललित जी रुक जाइए आप। ललित जी को मैं व्यक्तिगत रूप से ललित जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और ललित जी को कांग्रेस का बेहतरीन प्रवक्ता मानता हूं। भारत पाकिस्तान नहीं, आप रुक जाइए। आपने कुछ भाई बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? आपने बोला था, बिल्कुल बोलेंगे। सुन लीजिए, हमें पहले आपने बोला। ठीक है विदुर रावल जी, उनका ये कहना था कि आपने कहा कि लव लेटर लिखते थे तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में आपको जवाब दे दिया। ठीक है, भारत पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं। 1 मिनट ललित जी ठीक है। नहीं सर, आप अपने समय बोलने नहीं दूंगा इनको फिर। नहीं सर प्लीज ऐसा ना कीजिए, ये ना कीजिए। आप चर्चा आपको लोकतंत्र नहीं ललित जी ऐसे नहीं होगा ना। ललित जी ठीक है, उनकी बात को आने तो दीजिए, बात को तो आने दीजिए। ललित जी 1 मिनट उनकी बात को आने दीजिए। ललित जी बहुत संवेदनशील विषय है, मुझे भी पता है। ललित जी एक बार उनकी बात आने दे, बात आने। आपके इतिहास में कुछ कमियां हैं, कुछ क्षण है, ये मेरी गलती नहीं है। अरे मेरे पास नहीं ललित जी देखिए, भूषण दीवान जी भी ये बात बोल करके गए ना भाई, शत्रु बोध होना चाहिए ना, और पुराना जो हुआ है उससे हमको सीखना तो पड़ेगा ना। दिस इज माय ड्यूटी भाई। विदुर रावल जी आपने बुलाओ, फिर अब आप भी तैयार रहिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल ललित जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के सबसे अच्छे। तारीफ नहीं चाहिए आपसे, आप बात नहीं, लेकिन आप कम से कम और जैसे ना बनिए ना, और जैसे ना बनिए प्लीज। जैसा नहीं हो। अच्छा चलिए, तो मैं अब जब कह ही दिया उन्होंने तो मैं वापिस आ जाऊं। उन्होंने लव लेटर की बात छेड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम 48 में, 65 में, 71 में, 48 में पाकिस्तानी कबीले आए थे, भारत की फौज पीछे खींचती चल रही थी। सरदार पटेल के बार बार कहने के बाद अंबेडकर जी ने भी बाद में इस बात को, ठीक है, आप डिबेट कर लीजिए। आई एम लीविंग योर डिबेट, हेल्प विद योर डिबेट इफ यू। ना प्लीज कोई बात नहीं। तो उसके बावजूद भी जो है भारत ने जो है फुट ऑन द शॉट लिया। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने खुद जाकर यूएन में गए, जिसका कोई कारण नहीं था। आज हम कहते हैं मध्यस्थता नहीं करनी, और मध्यस्थता नहीं करने का समझौता किया 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जुल्फिकार भुट्टो से। लेकिन 48 में मध्यस्थता करवाने सबसे पहले कौन गया था? पंडित नेहरू गए थे। मुझे अच्छा लगा आज जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हमें आज नेटो जैसा अलायंस बनाना चाहिए। मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि कल जो है पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि थी, और उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, जो नेहरूवियन डॉक्ट्रिन चल रही थी आज तक, उन्होंने देश को कितना नुकसान पहुंचाया, ये आज खुद कांग्रेस कंसीड कर रही है। कांग्रेस ने शुरू से ही कहा गुटनिरपेक्षता रखनी है,
कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बनाना है। इसलिए 1965 में 1962 में हम बिल्कुल हाई एंड ड्राई रह गए। जब दुनिया हमारे साथ नहीं आई, खड़ी हुई, इजराइल मदद करने के लिए 1962 में तैयार था, उन पर हमने ये कह दिया, उनसे कंडीशंस लगा दी कि अपना झंडा उतारकर अपने जो आप समुद्री जहाज भेज रहे हैं। तो आज ये एक बड़ा वेलकम डिपार्चर है। कांग्रेस पार्टी अगर ये मान रही है कि गुट निरपेक्षता वाले सिद्धांत जो थे नेहरू जी के वो ठीक नहीं थे, अगर नेटो अलायंस बनाने की बात कर रही है, फिर इतने साल तक हमने कितना खून बहाया साहब, उस पर चर्चा तो करें। मुझे अच्छा लगा जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज जो है ये कहा कि मैं वॉर मॉन्गर नहीं हूं, क्योंकि उन्हें वॉर मॉन्गर नहीं होना, लेकिन कम से कम यथार्थ के ऊपर तो रहना पड़ेगा। यही तो लोग कल तक अमन की आशा के बड़े बड़े झंडे लेकर घूम रहे थे। ये कांग्रेस देखिए सबसे बड़ा घृणित जो हमारे पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। आयुषी मैं खत्म करूंगा अपनी बात को। रावल जी देखिए, अब ललित अरोड़ा जी यही कह रहे थे कि वो पॉलिटिसाइज हो गया, इसलिए वो इसमें नहीं, मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं केवल जवाब दे रहा हूं और मैं कतई पॉलिटिसाइज नहीं, जो हुआ है वो बता रहा हूं। उसमें दर्शकों पर छोड़ रहा हूं कि दर्शक अपना विवेक अब मैं फैक्ट्स को बता रहा हूं केवल। देखिए 2000 इसमें कोई अनडिस्प्यूटेड बात है कि 26/11 से बड़ा टेररिस्ट अटैक हम पर नहीं हुआ था। केवल उसके 9 महीने बाद यानी जुलाई 2009 में हमने शर्म एल शेख में जाकर देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जाकर कह रहे हैं कि टॉक्स कैनॉट बी होस्टेज टू टेररिज्म, यानी टॉक्स और टेररिज्म साथ साथ चलता रहेगा। 2010 में जाकर खुद जो है देश के तत्कालीन जो हमारे विदेश मंत्री थे वो कहते थे वी शुड टॉक फ्रैंकली टू पाकिस्तान। ये 20 मई 2010 का मेरे पास रिकॉर्ड है। 7 सितंबर 2012 को एस.एम. कृष्णा विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वी आर कमिटेड टू टॉक टू पाकिस्तान। और आप देखिए किस प्रकार से 2011 के विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के अंदर भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों बैठकर जो है मोहाली में मैच देख रहे थे। हमने सब देखा कि टॉक्स और टेररिज्म एक साथ चलते हैं। उसके बाद एक डॉक्ट्रिन शिफ्ट की है हमने। वो डॉक्ट्रिन शिफ्ट क्या है कि टॉक्स एंड टेररिज्म कैनॉट गो टुगेदर। हम जो है जीरो टॉलरेंस रखते हैं। हर भारतीय खून की कीमत है। ऐसे नहीं कि पाकिस्तान वाले आएंगे हमें मारकर चले जाएंगे और इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन विजय रावल जी ये प्रश्न बार बार उठा, और हालांकि अब चूंकि अब राजनीतिक चर्चा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये प्रश्न बार बार उठ रहा कि भाई जब भारत इस स्थिति में है तो भारत के साथ कौन है? ये प्रश्न बार बार विपक्ष उठा देता है। अब इसका क्या जवाब है? और अगर अकेले लड़ना पड़ेगा तो क्या उस स्थिति में तैयार है, जो मैं बार बार पूछ रहा हूं सबसे? मैं बड़ी विनम्रता से, ये मुझसे सवाल है ना? जी 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 देखिए, ये एक सवाल है जिसका हम उत्तर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं और खूब चर्चा हो रही है कि क्या हो रहा है। लेकिन इस बात को समझिए कि एक के बाद एक देश, ये पहला ऐसा हमारा संघर्ष था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सारे जो OIC जो अरब देशों के मुल्क हैं वो हर हमारे छोटे से भी संघर्ष में एक रेजोल्यूशन निकालते थे भारत के खिलाफ कश्मीर पर। यह पहला ऐसा संघर्ष है जिसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। यह पहला ऐसा संघर्ष है जिसमें यूनाइटेड नेशंस में हमारे खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं आया। नहीं तो चाहे 48 की बात हो, चाहे 71 हो, चाहे 65 हो, चाहे 62 हो, हर युद्ध के समय हमारे खिलाफ जो है प्रस्ताव आए। यहां तक कि कारगिल के समय भी 1999 के समय भी आया। पहला ऐसा समय है जब नहीं आया। हमने इंटरनेशनली जो है चीजें की हैं। हाँ ठीक है, हमारी जो प्रोग्रेस है वो अब तक सांस्कृतिक, जो हमने एक तरह से सांस्कृतिक डोमिनेंस पैदा की थी, उससे दुनिया को तकलीफ नहीं थी। हम धीरे धीरे इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, उससे भी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने बंद आंखों वाली दुनिया को आंखें खोलने के लिए मजबूर किया है। भारत की मिलिट्री सुप्रीमेसी जो है, इट इज सेकंड टू नन। दुनिया में दूसरी इस प्रकार के 100% के कहीं पर उदाहरण नहीं मिलते। आयरन डोम की बात करते हैं इजराइल के, वो भी 97 और 97.5% तक रुक जाते हैं। भारत को, जिसको ये जुगाड़ कहते थे, हमने किया है। एक यूएस के बारे में लगातार एक बात कही जा रही है, यूएस के प्रति बात हो रही है, और उसका जल्दी से बात करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। देखो, यूएस की जो स्ट्रेटेजीज रही हैं वो ट्रांजैक्शनल है। आप ये मत मानिए कि यूएस जो है परमानेंटली भारत के खिलाफ आकर खड़ा हो गया। उसका एक कारण है, क्योंकि यूएस का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो चाइना है, और चाइना को कंटेन करने के लिए देर सवेर उसको भारत के पास आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि चीन खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो और यूएस जो है उसी खेमे में खड़ा होगा। आप देखिएगा। दूसरी बात, जो रूस और चीन का जहां तक मामला है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, दोनों विस्तारवादी ताकतें हैं। दोनों ताकतें एक दूसरे पर लंबे समय तक भरोसा नहीं करती हैं। इतिहास है इस बात का।
कि 1971 में चीन जब पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अच्छे संबंध रूस के थे, लेकिन रूस ने वीटो की थी भारत के पक्ष में। तो इस बात को ध्यान कीजिए, जब भी विदुर रावल जी, ये अमेरिका, प्रश्न इसीलिए मैंने दुग्गल जी से भी पूछा था कि भाई अगर चाइना को कंटेन करने के लिए भारत की आवश्यकता है तो जो गलती अमेरिका ने करी थी चाइना के टाइम में वो भारत के साथ ना दोहराएं, ये भी तो उनके जहन में कहीं होगा ना। और इसका एग्जाम्पल ये है कि टिम कुक को यही कह रहे थे कि भाई आप भारत में निवेश मत करिए, वो अपना देख लेंगे, आप इसको अमेरिका लेकर के आइए। मतलब वो नहीं चाह रहे हैं कि आप आर्थिक तौर पर के आगे बढ़ें। तो फिर ये ट्रांजैक्शनल कैसे हुआ, और ये कैसे हुआ कि वो चाइना को कंटेन करने के लिए सिर्फ भारत ही चाहिए, वो दूसरा ऑप्शन भी तलाश सकते हैं। देखिए, दूसरा ऑप्शन कोई पहले परिदृश्य में जो है लाइन ऑफ साइट में तो कोई दिखता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ट्रंप का जो अब तक का जो शासन रहा है, जो कह रहे थे कि 24 घंटे में यूक्रेन का युद्ध मैं रोकवा दूंगा, जो कह रहे थे रूस के साथ मेरी बातचीत हो गया, इजराइल तक को वो मना नहीं पाए हैं आज तक भी हमास पर हमला करने से। इस स्थिति में जो है उन्हें कुछ ना कुछ दिखाना था, सेवियर उनको करना था। जहां तक बात जो है ये निवेश को लेकर है, तो उन ट्रंप की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैका जिसको बोलते हैं, मेगा जो उनकी पॉलिसी है, उसके तहत वो अगर ये अपनी कंपनियों को कह रहे हैं और एक जो बुलडोज करने का उनका एक शैली है उसके तहत कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं लंबे समय तक चल सकती है। पहली बात, अमेरिकन आर नॉट रेडी टू मैन्युफैक्चर, बहुत तैयार नहीं है वो लोग मैन्युफैक्चर करने के लिए। मैं आलसी नहीं कहना चाहता और कोई शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन जो टेम्परामेंट है, अमेरिकन टेम्परामेंट मैन्युफैक्चर के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो लेबर का जो विषय है, जो अलग अलग प्रकार से जो जाने का है, बहुत सारे हैं, मैं उस डिटेल में जाऊंगा तो शायद पूरी डिबेट चली जाएगी। एक मैं छोटी सी बात, क्योंकि सत्येंद्र जी हैं डिबेट में, उनके समक्ष जो एक बात रखना चाहता हूं। मैंने अब तक, क्योंकि मैं पढ़ा इस दौरान खूब अध्ययन किया मैंने, फ्रांस ने कहीं पर भी आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं कही है। जो डिसॉल्ट है कंपनी जो रफाल बनाती है, उसने कहीं पर नहीं कही। पाकिस्तान ने जरूर प्रोपेगेंडा किया कि फ्रांस के जो है उन्होंने सीरीज नंबर जो है वो हटा दिया है, मेरे ख्याल S1 में, वो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा था। लेकिन इस बात को डिसॉल्ट ने जो है, डिसॉल्ट से जब पूछा गया इंटरनेशनल मीडिया द्वारा, तो उन्होंने इस बात का खंडन किया उल्टा, कि ऐसी कोई हमने इरेज नहीं किया। मतलब मेरे पास, मैं नहीं पढ़ पाया, शायद सत्येंद्र जी कहीं पर उन्होंने पढ़ा होगा, तभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन फ्रांस जो है अभी भी हमें रफाल बेचना चाहता है। Su-500 और रफाल के बीच में कंपटीशन है, 4.5 और 5th जनरेशन में से कौन सा ले। मुझे लगता नहीं कि फ्रांस अफोर्ड कर सकता है भारत के खिलाफ बोलना इस स्टेज पर। मैंने नहीं सुना था, बाई चांस हो सकता है मैं मिस कर गया। ठीक है, दुग्गल जी आपसे मैं इसका जवाब देता हूं। दुग्गल जी, और इसके साथ एक प्रश्न मैं और जोड़ दे रहा हूं कि क्या हम लोगों को कोई 2, 3, 4, 5 चीजें कुछ ऐसा है, या कुछ प्रायोरिटी पर आपको लगता है कि ऐसा है जिस पर बिल्कुल काम करने की, मतलब आज अभी से लग जाने की जरूरत है? क्योंकि अगर इतने फ्रंट्स एक साथ खुल रहे हैं तो उसकी तैयारी भी फिर उसी स्तर की होनी चाहिए। और बाकी विदुर रावल जी का भी जवाब दीजिए। देखिए, एज फार एज जो कह रहे हैं कि सॉल्ट कंपनी ने बताया है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ है, वो एक ऑनलाइन मैगजीन, जो फॉरेन की मैगजीन है, जो हम एक स्ट्रेटेजिक आर्मामेंट कंपनी के, उसमें एक उनके ऑफिसर का रिमार्क था। क्योंकि अल्टीमेटली जो उनका जो कोड है वो उस कंपनी के पास है। ये जो एयरक्राफ्ट लिए गए पहले तो आए थे के पूरे बन के आए थे, बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई और फिटमेंट यहाँ इंडिया में हुआ, उसका ट्रायल हुआ। खैर वो एक दूसरा अलहदा बात है, वो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स तो चलते रहेंगे, वो तो चलना भी चाहिए। जहां तक आपकी बात है ये कि कहाँ ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर, जैसे मैंने बताया पहले कि हमें सबसे जरूरी बात तो है जन चेतना को जरूर हमें जागृत रखना चाहिए, जो काम हो रहा है। दूसरा, वॉरफेयर में सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। नंबर 3, जब सेल्फ रिलायंस आ गया है तो हमने ये देख लिया है कि बिना एयर स्पेस को वायलेट किए अगर दूसरी कंपनी को डैमेज कर सकते हैं तो करना चाहिए। और आप देखिए, आप बेशक ट्रंप साहब भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करें, भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप को, आप देखिए जो सक्सेस इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स और ब्रह्मोस ने अचीव किया है। देखिए, अगर वो कह रहे हैं मैं गोल्डन डोम बनाऊंगा, तो वो यहीं से, वो उसका प्रिंसिपल जो है वो यहीं से शुरू हो रहा है। उन्होंने देख लिया कि इंडिया ने किस तरीके से सक्सेसफुली डिमोलिश कर दिया, 11 जगह को उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने वो प्रिसाइसली अटैक किया है। अब वो उनके दिमाग में आ गया, तो अब देखिए वो जनक तो हिंदुस्तान हुआ, आइडिया ले लिया यूएस ने, अब वो अपना गोल्डन डोम करेगा। और कई कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना जो है उसको अपोज कर रहा है। वो वहां बैठ के पूरे विश्व में किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। वो आइडिया कहां से आया? तो हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अपना साइबर इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा।
हम सब भूल जाते हैं कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का सहयोग और भागीदारी तो बहुत जरूरी रही है। सबसे इंपॉर्टेंट रहा है बड़ी बारीक जासूसी जानकारी एनआईए और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा दी गई। अगर उनके द्वारा ये जानकारी नहीं दी जाती, इवन ज्योग्राफिकल लोकेशंस, उनका एग्जैक्ट जो उनका जो लोकेशन था मैप के ऊपर, डिस्टेंस टू ट्रेवल, इस डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, इतनी स्पीड से जाएगा तो इतने सेकंड में, इतने मिनट में, इतने घंटे में वहां पहुंचेगा, ये जानकारी कहां से आई? तो ये जो साइबर इंटेलिजेंस है और हमारा जो इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन किया, उसकी हम भागीदारी भूल जाते हैं। तो इसके अलावा जो है वो हमें इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब आप ये भी देख लीजिए कि जैसे जन चेतना होगी तो जो अगर भारत के अंदर छुपे हुए जो लोग हैं वो भी आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे। तो हम सरकार एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट किए हुए है। अब ये होलिस्टिक अप्रोच जो अडॉप्ट की हुई है वो कहीं ढीली ना पड़ जाए, इसलिए ऐसे एक्सरसाइजेज जो है वो लगातार करते रहना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात इसमें और ऐड करूंगा, तो आई मे अपीयर टू बी लिटिल कॉन्ट्रेरियन, बट इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए कई बार जो होते हैं डिबेट भारत और पाकिस्तान से डाइवर्ट होके वो कई बार छोटी मोटी आपस में मनमुटाव हो जाता है और वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा हो जाता है या भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो जाता है। जैसे हमारे कांग्रेस के साथी चले गए यहां से छोड़कर, वो उनका रीजन रहा होगा, ठीक है, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि इसके पहले जो कॉन्फ्लिक्ट हुए 1946-47 में जो लिमिटेड उन्होंने एग्रेशन किया, 1962 में जो चाइनीज एग्रेशन हुआ, 1965 में जो पाकिस्तानी एग्रेशन हुआ, 1971 में जो बांग्लादेश ऑपरेशन और वेस्टर्न फ्रंट पर हुआ, और कारगिल का हुआ, ये जो 5 जो मैंने मेन आपको गिनाए हैं, ये ज्यादातर थे लैंड डिस्प्यूट, लैंड पर कब्जा, लैंड पर सुपरमेसी अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब से कश्मीरी भाइयों को वहां से निकाला गया और जब से टेररिज्म आया वहां पर, यह परिप्रेक्ष्य चेंज हो रहा है। अब लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, अब यह लड़ाई जो है वो अमेरिका से नहीं है परोक्ष रूप से, या चाइना से नहीं है। अब पाकिस्तान से लड़ाई है, टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई है। और जो वो कहते हैं कि इंदिरा जी ने 1971 में किया, कोई डिनाई नहीं कर सकता इंदिरा जी का रोल, कि उन्होंने वो आयरन लेडी बन के सामने आई, जैसे कि अब मोदी जी सामने आ गए। वो एक अलग टाइम था, वहां लैंड कैप्चर और सुपरमेसी ओवर द लैंड का वो इशू था। यहां पर जो है वो इशू है वो ये है कि हमारे नागरिकों को टेररिज्म से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स लड़ाई है। इसमें हमें कभी भी भाजपा को कांग्रेस को कोट नहीं करना चाहिए और कांग्रेस को भाजपा को कोट बिल्कुल ठीक। और मुझे लगता है कि सब जब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, एक राष्ट्र और एक शक्ति के तौर पर जब सोचना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी और आसानी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कल मॉक ड्रिल होनी है और इस मॉक ड्रिल को लेकर के बहुत तरह के जो सवाल थे वो आपके जहन में, उम्मीद है कि इस चर्चा के जरिए वो सवाल के जो जवाब हैं वो भी आपको मिले होंगे और ये क्यों ज़रूरी है ये भी आपको समझ में आया होगा। और शायद इसी वजह से आप देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं। आज इस खास चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना है। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए।